नमस्कार। आज अपन व्याकरण का अगला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण क्लास 9, जिसमें वाक्य विचार या वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? शब्दों अथवा पदों का ऐसा समूह, शब्दों अथवा पदों का ऐसा समूह है जो किसी भाव अथवा विचार को प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों और पदों का एक ऐसा समूह जो उस के विचार को प्रकट करने में समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के दो भेद माने गए हैं, वाक्य के दो भाग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। सामान्यतः वाक्य का कर्ता है, वाक्य का उद्देश्य होता है। जो कर्ता होता है वही उसका उद्देश्य होता है। सेकंड आता है इसका भाग विधेय। विधेय उद्देश्य के विषय में किया गया कथन या वाक्य का विधेय कहलाता है। जो उद्देश्य है कर्ता के बारे में जो कहा गया है, किया गया कथन, वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे देव नदी गंगा भारत की धरती को अपने अमृत जल से अभिसिंचित कर सस्य श्यामल बना देती है। यानी कि ये उदाहरण है जिसमें कि देव नदी, गंगा को देव नदी माना गया है, वो भारत की धरती को अपने अमृत रूपी जल से अभिसिंचित करके सस्य श्यामल बना देते हैं। तो गंगा तो उद्देश्य हो गया और सस्य श्यामल बनाना यानी कि उसको हरा भरा बनाना उसका विधेय हो गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अनुजा, अनुजा का मतलब छोटी बहन, आशा भोसले ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपार ख्याति अर्जित कर अपने पिता हृदयनाथ मंगेशकर की प्रसिद्धि में 4 चांद जड़ दिए। उसी प्रकार वाक्य के तत्व हैं, जो वाक्य के तत्व 3 होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। सबसे पहला आता है आकांक्षा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द समूह को पढ़कर या सुनकर श्रोता की आकांक्षा पूर्ण होनी चाहिए। आकांक्षा का मतलब क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द समूह है उसको पढ़कर या सुनकर उसकी आकांक्षा, उनकी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। जैसे राजू ने कल कोटा, तो इसमें आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है क्योंकि उक्त पद समूह श्रोता की आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, अतः वाक्य में आकांक्षा का अभाव है। अगर दूसरा है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में वक्ता के भावों अथवा विचारों के वहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में वक्ता के भावों को और विचारों को सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी कि योग्यता होनी चाहिए। जैसे माली पौधों को आग से सींचता है, तो इसमें इस वाक्य में कोई योग्यता नहीं है, जबकि इसमें योग्यता होगी कि माली पौधों को पानी से सींचता है। और दूसरा जो उदाहरण है, वह रोजाना दूध खाकर वह रोटी पीकर सोता है, तो इसमें भी योग्यता, इस वाक्य में भी कोई योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं। इसका सही अर्थ होगा वह रोजाना रोटी खाकर दूध पीकर सोता है। अतः प्रथम वाक्य में आग से सींचने की योग्यता नहीं होती, वहीं दूसरे वाक्य में दूध में खाने की और रोटी में पीने की योग्यता नहीं होती, क्योंकि दूध को खाया नहीं जाता और रोटी को पिया नहीं जाता। आसक्ति या सन्निधि। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटवर्ती संबंध होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों में निकटवर्ती संबंध होना चाहिए, यानी कि जो पद हैं उनके बीच में कोई न कोई संबंध होना चाहिए, ताकि अर्थ ग्रहण में व्यवधान उपस्थित नहीं हो, ताकि उनको अर्थ स्पष्ट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या व्यवधान पैदा
नहीं हूं, मैं कोटा जाऊंगा। वाक्य के गौण तत्व, वाक्य के जैसे मूल तत्व है आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, तो उनके अलावा कुछ गौण तत्व भी हैं जिनके जो प्रमुख हैं। उक्त प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त वाक्य के 3 गौण तत्व भी होते हैं। जैसे सारता, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पूर्ण हो, वहां पर जैसे कमल रसंदु बाजार से लोपो की लामा लाओ, उक्त शब्द में अर्थ पूर्ण नहीं है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर सारता का अभाव है। पदक्रम, वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे है विद्यालय राम में जाता रोजाना, तो इसमें कोई सार्थ पदक्रम नहीं है, इसका सही पदक्रम होगा राम विद्यालय में रोजाना जाता है। अन्वय, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में लिंग वचन की एक रूपता होनी चाहिए। जैसे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में लिंग वचन की एक रूपता होनी चाहिए। जैसे सीता तेज चलता है, तो लिंग के आधार पर सीता स्त्रीलिंग है, तो वहां पर सीता तेज चलती है। ये चाय बहुत मीठी है, तो इनमें भी कोई किसी प्रकार की एकरूपता नहीं है। ये चाय बहुत मीठा है, तो इसकी ये होगा ये चाय बहुत मीठी है। दही खट्टे हो गए, यानी कि इसकी एकरूपता के लिए दही खट्टा हो गया। पिताजी आ गया, पिताजी आ गए। वाक्य के भेद, अब वाक्य के भेद, वाक्य वर्गीकरण के प्रमुख आधार 2 हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो पहले आता है अर्थ के आधार पर इनके 8 प्रकार होते हैं। जैसे विधानवाचक, किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना हो, वहां पर विधानवाचक होगा। राजू गीत गाएगा, पप्पू पास हो गया। निषेधवाचक, किसी कार्य की न होने की सूचना हो, तो राजू गीत नहीं गाएगा, पप्पू पास नहीं हुआ। प्रश्नवाचक में जहां प्रश्न पूछने का भाव हो, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, जहां प्रश्न पूछने का भाव हो। जैसे क्या राजीव गीत गाएगा, क्या पप्पू पास हो गया। और चौथा आता है विस्मयादि वाचक, जहां वाक्य में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, हर्ष का भाव उत्पन्न हो, गणना हो या ग्लानि का भाव हो, वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। क्या पप्पू पास हो गया, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक है। संदेहवाचक वाक्य, किसी कार्य के होने का अनुमान हो, आकांक्षा हो या शंका हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राजीव ने गीत गाया क्या, अब संदेह बन रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पप्पू पास हो गया क्या, अगला है छठा आज्ञावाचक, जहां आज्ञा या अनुमति का भाव हो, जिसे किसी को आज्ञा या अनुमति, आज्ञा देने का भाव उत्पन्न हो, वहां पर आज्ञावाचक होता है। पप्पू को पास कीजिए, राजीव तुम गीत गाओ, यानी कि फोर्स के साथ आज्ञा देके, ऑर्डर देके। इच्छावाचक, जहां वक्ता की इच्छा वाचक शुभ कामना प्रकट हो, यानी कि जो कहने वाला है वह वहां पर उसकी इच्छा किस प्रकट हो। हे भगवान पप्पू को पास करवा दो, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। संकेतवाचक, जहां किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि एक कार्य, एक क्रिया के पीछे दूसरे को इंगित करना या निर्भर होना। पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा बोया है वैसा काटोगे, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता। दूसरा आता है अपना वाक्य का प्रकार रचना के आधार पर। रचना के आधार पर
वाक्य के तीन भेद होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय हो अथवा एक ही मुख्य क्रिया हो तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि साधारण वाक्य में क्या होता है, उसमें एक ही विधेय या अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, वहां उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राजीव, रंजन, रणजीत और रमन ट्रेन से मुंबई जाकर सागर में गोता लगाए। तो मैंने सुबह जल्दी उठकर पूजा करने के पश्चात दूध पीकर व्यायाम किया। तो दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य परस्पर समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हो। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य परस्पर समुच्चय बोधक अवयवों उनसे जुड़े हो, जैसे किंतु, यद्यपि, तथापि, अतः, अतएव आदि से जुड़े हो तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि जो दो स्वतंत्र वाक्य हैं उनके बीच में जो जोड़ने वाले समुच्चय अव्यय हैं वह किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, अतः, यतएव आदि से जुड़े हो तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। राजू फिल्म देखेगा या क्रिकेट खेलेगा, इसका उदाहरण है राजू फिल्म देखेगा या क्रिकेट खेलेगा। मैं गांव जाऊंगा और खेती करूंगा, वह गांव गया और लौट आया। मौन भी जाएगा और सोन भी जाएगा। मैं बीमार हूं अतः कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो सकता। यद्यपि 100 में से 99 बेईमान है फिर भी मेरा देश महान है। तीसरा आता है मिश्र वाक्य। अपने साधारण वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा, अब तीसरा आता है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में दो उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े हो, संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हो मिश्र वाक्य कहलाता है। इनकी पहचान होती है, किस किस से जुड़े हो, पहचान वर्ड है कि जो, जिसने, जिसको, जिसका, जिन्हें, जिन्होंने, जिनका, जब, जहां, ज्यों, जैसे, जितना आदि अव्यय होते हैं। यानी कि जो दो उपवाक्य हैं वह इन संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य के दो भाग होते हैं, एक तो प्रधान वाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। एक तो प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ संयोजक अव्यय से होता है। अतः साधारण वाक्य में दो कर्ता के बीच और, तथा, एवं या होगा। आश्रित उपवाक्य में तीन भेद होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, प्रधान वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। प्रधान वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य का आरंभ की होता है। शास्त्रों में लिखा है कि पाप से घृणा करो किंतु पापी से नहीं। तो की मिश्र वाक्य है, किंतु संयुक्त वाक्य है। पिताजी की इच्छा है कि उनका नाम रोशन करूंगा। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा सबसे बुरी चीज है, ये तो बताओ कि तुम पास कैसे होगे। दूसरा आता है विशेषण उपवाक्य, वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण उपवाक्य का आरंभ जो, जिसने, जिसे, जिसका, जिन्हें, जिनको, जिन्होंने से होता है। हम उस देश के वासी हैं जिसमें संसद बिकती है।
ये वही भारत देश है जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे पुलिस पकड़कर ले गई। हमें उन पर नाज है जो हमारे लिए मिट गए। तीसरा आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की किसी क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ जब, जहां, ज्यों, जितना आदि से होता है। अतः जहां जहां कदम पड़े संतन के, तहां तहां बंटा ढार। जहां जहां तुम जाते हो मुसीबत पीछे पीछे चली जाती है। जब टेट में पास हो जाओगे तो आगे की परीक्षा दे पाओगे। ज्यों ज्यों वरद होत जात हैं, त्यों त्यों उज्जवल होत जात ज्योति।